गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 जुलाई 2020 की क्लास 9th की वर्कशीट, जिसे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने आपके लिए भेजा है। तो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जैसा कि आप जानते हैं, आपके लिए रोज़ एक वर्कशीट भेजता है। आज हम आज की वर्कशीट, जो 20 तारीख की वर्कशीट है, उस वर्कशीट को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो 20 तारीख की वर्कशीट है, इसमें जो पहली वर्कशीट आपको आई है वो है हिंदी की, विषय हिंदी और दो बैलों की कथा। तो दो बैलों की कथा एक चैप्टर है आपके पास, उसके बेसिस पे आज की वर्कशीट है। सबसे ऊपर आप लिखेंगे विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम। तो जो भी आप विद्यार्थी का नाम लिखना चाहें, जैसे मैं लिख रहा हूँ राहुल, आप जो नाम लिखना चाहें आप वो लिख सकते हैं। कक्षा अध्यापक मैंने लिखा XYZ। शुरू करते हैं वर्कशीट। गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये आपका जो गद्यांश है, उसके बेसिस पे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने। तो गद्यांश में क्या है? छुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था। घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर। तो ये एक वाक्य है, ये एक घटना है जिसको इन्होंने हमें वर्णन दिया, और इस वर्णन के आधार पर, इस डिस्क्रिप्शन के आधार पर अब जो क्वेश्चन हमको दे रखे हैं, हमें उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं आपके सामने और देखते हैं कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या बनेगा। तो शुरू करते हैं बिल्कुल यहीं से। तो आपका है, पहला प्रश्न है कि प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा। तो मैं आपको बताता हूं कि झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है और घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। तो ये जो पूरी चीज थी, ये झूरी ने देखी। तो जो भी चीज झूरी ने देखी, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर नंबर 1। तो हम सिंपल यहां पे लिखते हैं आंसर 1। आगे बढ़ते हैं। आंसर 1 के बाद दूसरा प्रश्न है कि बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया। तो यहां पढ़ते हैं, बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। तो किसने निश्चय किया? बाल सभा ने। तो ये जो बाल सभा वाला है, ये आपका हो जाएगा सीधे सीधे उत्तर नंबर 2। तो यहां लिख देता हूं आंसर 2। तीसरा प्रश्न जो आपका था, इस वर्कशीट का तीसरा प्रश्न, वो है किसकी आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। तो वापस आते हैं क्वेश्चन में, हम देखते हैं कि और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। ये दोनों कौन है? बैल है। तो याद रखिए, दोनों
तो यहाँ से आएगा आंसर, दोनों बैलों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। तो जो तीसरे प्रश्न का आंसर है वो है कि दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। तो ये आपका हो जाएगा दोनों से लेके उत्तर नंबर तीसरा। बस एक चीज साथ में और ऐड करनी है आपने कि दोनों बैल और लिखने हैं। तो ये आपका आंसर तीसरा बन जाएगा। आंसर नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि बैलों की दशा क्या थी। तो हम अभी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बैलों की दशा क्या थी। दोनों की गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा था और घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे। यानी दोनों बैलों की जो हालत थी वो ऐसी थी कि गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा था और घुटने तक पांव कीचड़ में सने हैं। तो आप लिखेंगे सने थे। तो ये आपका हो जाएगा चौथा उत्तर। समझ रहे हैं? तो चौथा उत्तर हो गया यहाँ ये चौथा उत्तर। तो ये आपका चौथा आंसर है। चौथे के बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि ताली बजा बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगा और क्यों। तो अगर आप ध्यान से देखें तो गांव और घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा के उनका स्वागत करने लगे। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर पांचवा। लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर आंसर 5। तो पांचवा आंसर भी टिक कर दिया हमने इसके अंदर। फिर छठा प्रश्न आखिरी रह गया कि झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। स्नेह से गदगद हो जाना, इसका मतलब होता है बहुत प्यार आना। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि मैंने अपने मित्र को जब 3 माह बाद देखा तो मैं स्नेह से गदगद हो गया। ये एक सेंटेंस मैंने आपको इस पे बना के दिखा दिया है। अदरवाइज अगर आप मतलब समझेंगे तो गदगद होने का मतलब होता है बहुत खुश होना। तो आप लिख सकते हैं मुहावरे का अर्थ बहुत खुश होना। एक बार जल्दी से आंसर देख लेते हैं कि क्या क्या आंसर है। आपका पहला आंसर है झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है और घुटने तक कीचड़ में सने हैं। दूसरा आंसर है कि बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र मिलना चाहिए। तीसरा है कि दोनों बैलों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। चौथा है दोनों की गर्दन में आधा आधा घराव लटक रहा था और घुटने तक पांव कीचड़ में सने थे। पांचवा है गांव और घर के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। तो हिंदी की वर्कशीट के सभी आंसर आपको वर्कशीट के अंदर ही मिल जाएंगे, सिर्फ एक मुहावरे को छोड़कर। मुहावरे का आंसर आपको अपने आप करना पड़ेगा। अब शुरू करते हैं आपकी अगली वर्कशीट जो कि है मैथ्स की। तो मैथ्स में जो आपका इससे पहले छठी वर्कशीट जो मैंने आपको सॉल्व कराई थी वो थी बहुपद के बारे में। तो उस छठी वर्कशीट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसमें हमने पॉलिनोमियल्स का इससे पहले सॉल्व किया था। आज देखते हैं कि आज पॉलिनोमियल्स में ये क्या समझाते हैं। तो ये एक संवाद है मीना और राजू के बीच में। तो मीना कहती है कि राजू, अगर 5 पेंसिल 15 रुपए की खरीदी तो क्या तुम एक पेंसिल की कीमत बता सकते हो। तो बहुत आसान है भाई, अगर मैंने 15 रुपए की 5 पेंसिल खरीदी तो मैं कहूँगा 15 बटे 5। और 15 बटे 5 कितना होता है, बराबर 3। इसका मतलब एक पेंसिल 3 रुपए की आई, शायद 3 या 3.5। चलो यहाँ हम एक पेंसिल की कीमत को एक चिन्ह से दर्शाते हैं x। अब 5 पेंसिल की कीमत होगी 5x,
जिसे 15 के बराबर होना चाहिए। तो 5x में 5 के किस अंक से गुणा करने पर 15 मिलेगा? 3 से। यानी कि 5x में x की जगह 3 है। इसका मतलब एक पेंसिल की कीमत हुई 3। अच्छा राजू, यदि 5 पेंसिल की कीमत 50 होती तो 5 पेंसिल की कीमत अगर 50 होती तो उसको हम इस तरीके से करते कि 50 5x बराबर 50। तो इस 50 को 5 से भाग कर देते और x का मान हमारे पास क्या आ जाता? यहाँ से अगर हम सॉल्व करते तो x का मान आता x बराबर 10। इन्होंने क्या किया है, तो तब तो 5 इंटू एक्स को 50 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए x की जगह 10 रखना पड़ेगा। हाँ राजू, इसी तरह स्थिति बदलने जाने पर x का मान बदलता रहेगा। इन चिन्हों x, y, z इत्यादि को हम चर कहते हैं और बाकी अंक 5, 15 इत्यादि को अचर। तो अचर का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका मान हमेशा वही रहेगा। जैसे 10 का मान हमेशा 10 ही रहेगा, 10 का मान 11 नहीं हो सकता। तो 10 एक अचर है। 5, 3, 1, 7 ये अचर हैं, जबकि a, b, c, x, y, z ये चर हैं, क्योंकि इनका मान हमेशा क्रिया में अलग अलग तरीके से निकलेगा। तो आगे देखते हैं। चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं, जैसे 4x + 7, 3y - 20, 4x स्क्वायर - 3xy इत्यादि। बीजीय व्यंजक में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। 4x + 5 दो पदों 4x और 5 को जोड़कर बना है। 7xy - 5x दो पदों 7xy - 5x को जोड़ बना है। एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसमें चारों चरों की घातांक एक्सपोनेंट एक पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होती है, उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे 4x + 3y 3mn 4 + q + r + s एट्सेट्रा आदि। ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर होता है उसे हम एक चर वाले बहुपद या पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। जैसे x³ + 2x² + -4x - 2। तो इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही चर संख्या है x। दूसरा है t² + 8, तो एक ही है t। 3y² + 5y + 7, तो एक ही है y। क्या 2, 4 - 7 भी बहुपद हैं? हाँ, ऐसे बहुपदों को अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, परंतु शून्य को शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब वो कहता है कि आप प्रयास कीजिए। प्रयास क्या करना है कि निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला लगाइए। आपको बताना है कि इनमें से बहुपद कौन सा है। तो हम ऐसा करते हैं कि जो बहुपद है उस पर टिक कर देते हैं और जो बहुपद नहीं है उस पर क्रॉस कर देते हैं। अब पहला है √x + 2। अगर ध्यान से देखें तो लिखा था कि जिसमें चरों की घातांक एक पूर्ण संख्या हो, तो या तो अंडर रूट है, अंडर रूट तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो पहले वाला होगा ये हो जाएगा हमारा, ये बहुपद नहीं है। ये जो दूसरा होगा हमारा वो भी हो जाएगा कि √3 वाला भी बहुपद नहीं है, और ये 1 - √2x वाला भी नहीं है। तो कौन सा बहुपद होगा वो भी समझ लेते हैं। तो ज़ीरो एक बहुपद होगा या नहीं होगा? अगर देखिए तो हमने वर्कशीट में ऊपर पढ़ा था कि जो ज़ीरो होता है उसको भी हम बहुपद कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल और एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे बहुपदों को अचर बहुपद कहते हैं। तो ज़ीरो एक ज़ीरो बहुपद होगा और 8 वाला भी आपका बहुपद होगा। इसके अलावा जो आपका पहला है ये भी एक बहुपद है। ये क्यों है बहुपद? क्योंकि t², अगर आप देखोगे तो t² ऊपर आ गया, अगर आप देखोगे तो t² + 5t - 1 एक बहुपद है। ज़ीरो जो है वो भी एक पॉलिनोमियल है।
तो 0 भी होगा, और y की पावर 1/2 ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें y की पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। और ये वाला नंबर एक बहुपद होगा। तो आपके सामने है कि कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। अब है कि आओ जाने हमने क्या सीखा। x² + y+3 एक चर वाला बहुपद है। बिल्कुल गलत। एक चर वाला बहुपद कहाँ है? ये तो एक चर से ज्यादा है, इसमें x भी है और y भी है। बहुपद में पदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है। बिल्कुल गलत। 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3 चर वाले बहुपद हो सकते हैं। 0 एक बहुपद है, इसको 0 बहुपद ही कहते हैं, लेकिन तो 0 एक बहुपद है। और उसके बाद है x + 1/x एक बहुपद है। तो x + 1/x की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल x + 1/x एक बहुपद है। तो आपने मैथ की वर्कशीट की हमने सॉल्व कर ली है, जिसमें सिर्फ आज के क्वेश्चन टिक और मार्क वाले हैं। तो नेक्स्ट वर्कशीट जो आएगी वो शायद पूरी सॉल्व करने वाली होगी, तो उसको पूरा सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि आज की तीसरी वर्कशीट क्या है। तीसरी वर्कशीट आ जाइए साइंस की। तो तीसरी वर्कशीट में आपसे क्या बोला है? तीसरी वर्कशीट में आपको कोलाइडल विलयन के बारे में बताते हैं। तो इसमें लिखा है कि ज्ञान, ये दो बच्चों के बीच में बात हो रही है। तो ज्ञान, दूध में पानी मिलाने पर कैसा मिश्रण बनता है? दीदी, दूध में पानी मिलाने पर एक विषमांगी मिश्रण बनता है, जो केवल देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है, क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है। इसे कोलाइडल विलयन कहते हैं। तो कोलाइडल विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिसके कणों का आकार एक साधारण विलयन से, सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है, लेकिन निलंबन से छोटा होता है। विलयन की तरह कोलाइड के भी दो भाग होते हैं, एक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था होता है जिसे मिलाया जाए, और परिक्षेपण माध्यम होता है जिसमें मिलाया जाए। जैसे दूध और पानी के मिश्रण में दूध से उपस्थित प्रोटीन और वसा के कण परिक्षिप्त प्रावस्था और पानी परिक्षेपण माध्यम है। कोलाइडल विलयन के क्या गुण होते हैं? तो गुण बता दें आपको। यह विषमांगी और स्थायी मिश्रण होता है। इसके कणों को केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन यह कण आसानी से प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, जिससे मिश्रण में उसका मार्ग, पथ साफ दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव होता है, जो वास्तविक विलयन में नहीं होता। तो टिंडल प्रभाव एक ऐसा प्रभाव है जो सिर्फ कोलाइडल विलयन में देखा जाता है, या फिर निलंबन में भी देखा जाता है, किंतु निलंबन में ये प्रभाव तब तक देखा जाता है जब तक निलंबन के कण निलंबन में तैर रहे होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था पिछली वर्कशीट में, जिसका डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको लिंक में दे दूंगा, कि जब निलंबन को आप छोड़ते हैं तो निलंबन के कण नीचे बैठ जाते हैं। तो निलंबन के कण एक बार नीचे बैठ गए तो वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। साथ ही साथ इनके कणों को छानन विधि से अलग नहीं किया जा सकता। तो अगर हम ये समझना चाहें कि कोलाइडल के कण टिंडल प्रभाव क्यों दिखाते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। इस चित्र में अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो टिंडल प्रभाव है वो किस तरीके से होता है। इसमें एक लेजर बीम को मारा गया एक प्योर वाटर यानी कि साधारण जल पर, और कोलाइडल सॉल्यूशन पे। अगर आप देखेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो कण हैं वो साइज में बड़े हैं। इन बड़े कणों के कारण प्रकाश की किरणें इन कणों से टकराती हैं, और प्रकाश की किरण का रास्ता अगर आप देखोगे पीले रंग के विलयन के अंदर प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश जो जा रहा है, जो गुजर रहा है, वो साफ दिख रहा है। इस प्रावस्था को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव, जिसमें गुजरने वाले प्रकाश का जो पथ होता है वो साफ दिखना शुरू हो जाता है। तो इसके कणों को छानन विधि से भी हम अलग नहीं कर सकते। अब प्रश्न देखते हैं, कुछ उदाहरण भी दिए हैं उसने। उदाहरण है परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम।
तो द्रव्य और गैस तो एरोसोल यानी कि जो पेंट होता है, जिसका उदाहरण है कोहरा, बादल और कुहासा। ठोस और गैस, ये भी इसको भी एरोसोल कहते हैं। एग्जाम्पल है धुआं और जो हमारी गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं एग्जॉस्ट होता है। गैस में द्रव्य अगर डाला जाए तो फोम, शेविंग क्रीम इसका उदाहरण है। और द्रव्य में द्रव्य डाला जाए तो उसे कहते हैं इमल्शन, जैसे दूध जिसमें क्रीम और दूध होता है, फेस क्रीम जो हम चेहरे पे लगाते हैं। तो ये सभी कोलाइड के कुछ उदाहरण थे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नों के उत्तर। क्वेश्चन है पहला, हम कोलाइडल विलयन व वास्तविक विलयन में अंतर कैसे कर सकते हैं, सचित्र स्पष्ट कीजिए। कि कोलाइडल विलयन और वास्तविक विलयन में कैसे अंतर कर सकते हैं। तो अगर अंतर आपसे पूछा जाए तो सचित्र आपके बिल्कुल सामने है। जो प्योर वाटर है इसके अंदर अगर नमक यदि मिलाया जाए तो ये एक वास्तविक विलयन है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास कोलाइडल विलयन है। आप यही चित्र बना के दिखा सकते हैं कि कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाएगा और साधारण विलयन जो होगा वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो ये चित्र बनेगा और चित्र में आप सीधे लिखेंगे कि साधारण विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता और कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो ये बन जाएगा आपका उत्तर पहला। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्न की परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था लिखें। सबसे पहला है धुआं। तो धुएं को यहीं पे बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि परिक्षेपण माध्यम ठोस, जो प्रावस्था है वो ठोस है और जो माध्यम है वो गैस है। अगर आप लिखना चाहें तो आप ठोस में लिख सकते हैं कि ठोस में जो धुएं के कण होते हैं, जो मिट्टी के कण होते हैं, जो गैस के कण होते हैं, ठोस कण, वो अवस्था होता है और जो गैस होती है वो माध्यम होता है। दूसरा है कोहरा। तो कोहरे में जो प्रेक्षिप्त प्रावस्था है वो द्रव्य है और परिक्षेपण माध्यम गैस है। द्रव्य यानी कि पानी होगा और गैस यानी कि हमारे आसपास की गैस होगी। और तीसरा है बादल। तो बादल में भी द्रव्य और गैस ही होगा। तो द्रव्य बादल में भी होता है पानी और गैस भी होता है हमारे वातावरण की हवा और पानी। तीसरा है कोलाइडल विषमांगी कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट कीजिए। कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है क्योंकि उसको देखने पर ऐसा नहीं लगता कि उसके अंदर दो पदार्थ मिले हुए हैं। जैसे दूध है तो दूध को देखने पर आपको ये पता नहीं चलता कि दूध के अंदर दो पदार्थ मिले हुए, किंतु दूध के अंदर दूध और क्रीम दोनों होते हैं। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं कि वो समांगी प्रतीत होता है किंतु वह विषमांगी मिश्रण है। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा है, निम्न में से कोलाइडल विलयन छांटिए। साबुन जमा पानी, नमक जमा पानी, रेत जमा पानी और कोहरा। तो दो ही कोलाइडल विलयन होंगे, एक साबुन जमा पानी और एक कोहरा। यही दोनों आपके कोलाइडल विलयन है। बाकी रेत जमा पानी जो होगा वो आपका निलंबन है और नमक जमा पानी जो है वो आपका साधारण विलयन है। तो चारों प्रश्न आपके सामने है। एक बार फटाफट हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पहला प्रश्न था कि कैसे अंतर करेंगे। तो अंतर के लिए मैंने आपको दिखाया था ये चित्र। जब आप चित्र बनाएंगे और कहेंगे कि कोलाइडल जो सॉल्यूशन होगा, जो कोलाइडल विलयन होगा, वो टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा और जो साधारण विलयन होगा वो टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएगा। दूसरे प्रश्न की निम्न की परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त परावस्था लिखनी है। तो वो आपको मैंने यहाँ पे टिक करा दी थी। धुएं की ठोस और गैस, कोहरे की द्रव्य और गैस, बादल की द्रव्य और गैस, और चौथे का आंसर बिल्कुल आपके सामने है। और ये भी कि कोलाइडल विलयन समांगी प्रतीत होता है पर वह विषमांगी होता है, स्पष्ट कीजिए। तो समांगी प्रतीत होता है क्योंकि उसको देख के पता नहीं चलता कि उसके अंदर दो प्रकार के विलयन मिलाए हुए हैं। और इस तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको इस वर्कशीट में मिल जाएगा यहाँ पर। देखने में समांगी मिश्रण जैसा लगता है क्योंकि इसके कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से बड़ा लेकिन निलंबन के कणों से छोटा होता है।
तो ये जो है ये आपका हो जाएगा आंसर तीसरा, और चौथा आंसर तो यहीं पे आपको टिक करवा दिया है, और तीसरा आंसर ये रहा। तो इसी के साथ आपकी वर्कशीट बच्चों कंप्लीट हुई। इसे कॉपी में कीजिए और करके अपनी टीचर्स को भेजिए। ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू। बाकी पिछली डेट की वर्कशीट के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो अगर किसी को पीछे वाला काम कंप्लीट करना हो तो पीछे की वीडियो को भी देख सकता है।